नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VCG ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाना पर। और दोस्तों अब आज अपना नया सेशन लेके आए। आज आपका जो क्वेश्चन प्रश्नावली थी उसका चौथा या पांचवा सेशन है दोस्तों। और इस सेशन में भी हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और केमिस्ट्री का अपन ने अब तक पीरियोडिक टेबल और एटम से संबंधित जो प्रश्न उत्तरी थी उसके बारे में अपन ने चर्चाएं कर ली हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो आज का सेशन रहने वाला है अपना, वो रहने वाला है दोस्तों समस्थानिक संभारिक से संबंधित और अन्य कुछ क्वेश्चंस जो एटम में अपने छूटे हुए हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप जुड़ जाइए, जल्दी से आप लाइव आ जाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो भी चीज़ें हैं आपकी और जो भी आंसर आपको आ रहे हैं उसके लिए आप तुरंत कमेंट करते रहें। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है आइसोटोन क्या होते हैं। देखिए दोस्तों तीन स्पीसीज होती हैं। एक तो होती है दोस्तों समस्थानिक, एक होती है दोस्तों समस्थानिक, एक होती है दोस्तों संभारिक और एक होती है दोस्तों समन्यूट्रॉनिक। और ये क्वेश्चन क्यों कंफ्यूज कर रहा है आपको, क्योंकि ये जो नाम है दोस्तों साइंस के कुछ नाम वर्ड जो है आपको इसी अंग्रेजी में ध्यान रखने होते हैं। टर्म्स कुछ ऐसी आती हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। देखिए दोस्तों आपको पूछा गया आइसोटोन क्या होते हैं। अगर आपको ये पता है आइसोटोन कहते किसे हैं तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों समन्यूट्रॉनिक जो है, समन्यूट्रॉनिक को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, आइसोटोन कहते हैं। समस्थानिक को क्या कहते हैं दोस्तों, आइसोटोप कहते हैं। और इसे संभारिक को आइसोबार कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखोगे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, इस क्वेश्चन के लिए यदि आपसे मैं चर्चाएं करना चाहूँ तो क्या होगी चर्चाएं दोस्तों। आइसोटोन होते क्या हैं, तो आइसोटोन को अपन ने क्या नाम दिया, समन्यूट्रॉनिक। ये क्या है दोस्तों, इसका हिंदी नाम है। समन्यूट्रॉनिक का मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान हो, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें अगले प्रश्न के ऊपर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 36 KR 86 और 37 RB 87 यानी क्रिप्टॉन और रुबिडियम दे रखे हैं। इनकी आप बात करो तो देखिए 36 नंबर का क्रिप्टॉन और 37 नंबर पे आ रहा है रुबिडियम। और आपको ये बताने ये कैसी स्पीसीज हैं। बहुत ही बढ़िया सेशन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में तो वहाँ पर बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं अपने से, तो ये चीज़ अपने को गलतियाँ नहीं करनी है। इन्हें समस्थानिक कहेंगे, संभारिक कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहेंगे या सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, नाम से पता चल रहा है वैसे तो। अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेता हूँ क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए दोस्तों आप सबसे पहले देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान। और यहाँ पर देखिए ये 36 है और ये कितना है 37, ये 36 है और ये कितना है दोस्तों 37, यानी ये समस्थानिक नहीं हो सकता। संभारिक वो होते हैं दोस्तों जिनके परमाणु बाहर समान हो, लेकिन इसका देखिए 86 है और इसका जो मास है वो 87 है, तो ये समभारिक भी नहीं होंगे, यानी पहला गलती दूसरा गलती। सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं। तो आप देखिए पहले में क्रिप्टॉन में 86 है, 86 है टोटल, उसमें से 36 अपन ने प्रोटॉन घटा दिए 0 और यहाँ बस गए 5 यानी 50। और यहाँ देखोगे 87 माइनस 37 और ये देखें तो ये भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान है। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान होते हैं उन्हें सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से कमेंट करते रहे दोस्तों। तीसरे प्रश्न देखिए आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक समूह है, कौन सा है। अभी 2 क्वेश्चन की बात न्यूट्रॉन से आधारित हो चुकी है। आप फिर से बात करोगे न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, पिछले वीडियो में देखा था। परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दीजिए, यानी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दें। अब न्यूट्रॉन किसमें सम न्यूट्रॉनिक समूह है, पहला देखिए कार्बन का, देखिए 12 में से 6 जाते हैं तो क्या आ रहे हैं दोस्तों, पहले कार्बन में 6 यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन, यहाँ 14 में से 7 गए तो दोस्तों बच रहे हैं 7 न्यूट्रॉन, और यहाँ 16 में से 8 गए तो बचे कितने 8, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें समान नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए 6 is 12 है तो 12 में से 6 जाते हैं दोस्तों, यहाँ कितने बचते हैं 6, यहाँ फिर क्या बचते हैं 7 और यहाँ है 18, तो कितने बच गए न्यूट्रॉन 10। ये भी क्या नहीं है दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक समूह। 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन देखिए 6 से 12 है, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन आ रहे हैं,
यहाँ पर 7 and 15 यानी 15 में से 7 गए, 8 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। और ये नेक्स्ट में भी कितने आ रहे हैं, 8। यहाँ पर ये दोनों तो सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज है, लेकिन ये तीसरा क्या है, अलग है। इसका मतलब ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। चौथा देखिए दोस्तों ऑप्शन 14, 14 में से 6 जाते हैं, 14 में से 6 गए तो बचे कितने दोस्तों, 8। 15 में से 7 गए दोस्तों, बचे कितने, 8। और 16 में से 8 गए तो यहाँ भी क्या बचे, 8। तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक समूह है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। और कमेंट करते रहें दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहें, ताकि ये जो बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये सभी को इसका फायदा हो सके। नेक्स्ट, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं क्या कहलाती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉनों वाले को सम न्यूट्रॉनिक, परमाणु यानी प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो समस्थानिक, और बाहर समान हो तो समबारिक। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान हो तो आपको प्रश्न पढ़ते ही पता चल जाएगा इसमें ऑप्शन कौन सा, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल समान हो, सही होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक उस स्पीसीज को नाम दिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान हो। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, Al+3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी Al+3 सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो अपना Al+3 है, एल्यूमिनियम जो +3 है, ये किसके बराबर इलेक्ट्रॉन रखता है चारों ऑप्शन में से। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों सभी ऑप्शंस की। पहले एल्यूमिनियम की चर्चाएं करें आप। एल्यूमिनियम का जो नंबर होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का जो नंबर होता है, एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आता है, 13 पर। अब इसके ऊपर चार्ज यानी आवेश देखिए कितना है, 3+, यानी इसके पास पहले वास्तव में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 13। 3+ के चार्ज आ गए, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसके पास, 10। अब ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसमें आपके पास क्या है दोस्तों, 10 इलेक्ट्रॉन है। आप देखोगे दोस्तों पहला ऑप्शन है क्लोरीन, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन का नंबर होता है दोस्तों 17, 17 के ऊपर लगा हुआ है माइनस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। पहला ऑप्शन नहीं है दोस्तों। दूसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी बताया कितना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 13। 13 में 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, कितना आ रहा है, 14। नहीं, अपने को कितना लाना है दोस्तों, 10, ये भी नहीं है। नेक्स्ट सल्फर देख लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार फ्लोरीन देख लीजिए। यदि आप फ्लोरीन की बात करते हो, मैं सीधा आंसर पर जा रहा हूँ। फ्लोरीन कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 9 नंबर पर आता है। और 1 माइनस का यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो 9 और 1 कितने हो गए, 10। पहले भी कितने थे, 10। यानी Al+3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार दिखाता है, फ्लोरीन के साथ, F- के साथ दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन, कौन सी किरणों का उत्सर्जन होता है, तो समबारिक उत्पन्न होते हैं। और जिसने दोस्तों आपने यदि रेडियो एक्टिविटी कहीं पढ़ी है और आपने अगर देखा है रेडियो एक्टिविटी में, तो 3 प्रकार की रेज आती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके कारण समबारिक उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो समबारिक उत्पन्न होने के लिए यदि दोस्तों अल्फा तो क्या होते हैं, भारी कण होते हैं जो हीलियम के बराबर होते हैं, He2He4 इसके बराबर क्या रखते हैं, अपना व्यवहार रखते हैं। तो यदि दोस्तों ये होगा तो वहाँ पर कभी भी समबारिक नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए क्या ये 4 कम करता जाएगा। और लेकिन यदि दोस्तों आप बीटा कण के बारे में देखो तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक रिएक्शन देके समझा देता हूँ। ये मान लीजिए आपका सोडियम है, Na है, ये 11 नंबर पर है, और इसका मान लीजिए बाहर कितना है, एक बार 22 है। अब ये क्या कर रहा है, या 23 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या किया, एक बीटा किरण का उत्सर्जित किया। तो बीटा का उत्सर्जन किया तो इसमें इसका परमाणु एक प्रोटॉन लेके बग गया, वो कितना हो गया दोस्तों, 10। और यहाँ पर कितने हो गए, 22 के 22। और इधर क्या हो गया, ये एक बीटा कण का 6 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, पहले भी परमाणु भार 22 था, अब भी परमाणु भार क्या है, 22। तो ऐसी स्पीसीज क्या हो रही हैं दोस्तों, समबारिक बढ़ रही है कि नहीं। यहाँ भी 22 था, यहाँ भी 22 था, समबारिक बढ़ रहा है। तो कौन सी किरण उत्सर्जन के बाद में समबारिकों का निर्माण होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हर परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी लेवल की परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, आप हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्वाधिक समस्थानिकों वाला आपको पढ़ाया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। पोलोनियम, जिसके जो एनसीईआरटी है अभी तक 27 मानती है, एनसीईआरटी में 27 लिख रखे हैं, लेकिन अब तक इसके लगभग 42 समस्थानिक खोजे जा चुके हैं। लेकिन आपको याद रखना है एनसीईआरटी के आधार पर इसका जो आंसर होगा तीसरा, लगभग कितने 27 एनसीईआरटी ने ये मान रखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो 8वां प्रश्न है, 8वां जो प्रश्न है आज का, जल्दी से कमेंट करें, हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक को क्या कहते हैं। बात हो चुकी है दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम।
ये जो ट्राइटियम है दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या है दोस्तों, अभी अपना आंसर आ गया होगा आप लोगों को। ये कैसा है, 1H3 से लिखते हैं ट्राइटियम को। और ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। हाइड्रोजन जब बताया था पीरियोडिक टेबल पहला वर्ग बताया था, वहाँ पर इसकी चर्चाएं जरूर हुई थी। ये जो ट्राइटियम है दोस्तों, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जिसका मूल प्रयोग किया जाता है ट्रेसर के रूप में भूमिगत जल व संसाधनों की खोज में। क्यों? क्योंकि ये कैसा समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दोस्तों, बहुत जल्दी आंसर दें आप। 9वां प्रश्न है, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18 को क्या कहते हैं? समस्थानिक, समघटक, समदाबी, समन्यूट्रॉनिक। अब यहाँ पर फोकस करने वाली बात यह है, सबसे पहले आप परमाणु क्रमांक देखा करें, फिर परमाणु भार देखा करें। यदि परमाणु क्रमांक सबके समान आ रहे हैं तो समस्थानिक है, परमाणु भार आ रहे हैं तो समभारिक है, और न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान आ रही है, यानी इन दोनों का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, इनका ऊपर वाले का और नीचे वाले का अंतर बराबर आ रहा है, तो वो समन्यूट्रॉनिक है। अब यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये थी कि यहाँ पर 8 नंबर आ रहा है, यहाँ पर 8 नंबर आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 8 नंबर। तीनों में 8 8 8 सेम नंबर के आ रहे हैं, यानी परमाणु क्रमांक समान है। परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान है। तो प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो उस स्पीशीज को नाम दिया जाता है समस्थानिक, नाम दिया जाता है समस्थानिक, नाम दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या के कारण होता है? दो समस्थानिक है दोस्तों, समस्थानिकों के बीच अंतर जो भी है, जैसे मान लीजिए अभी पीछे वाला क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आपके सामने जो क्वेश्चन था पीछे वाला यही ले लेते हैं। 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17, ये क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो है दोस्तों 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 17, ये दोनों क्या है दोस्तों, समस्थानिक है। अब क्या कह रहा है, इनमें मूल अंतर किसके कारण हो रहा है, इनमें एक अंतर क्यों हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन तो क्या है 8, लेकिन इसमें परमाणु भार जो है एक का 16 है और एक 17। ये परमाणु भार 16 और 17 क्यों है? तो ध्यान रखोगे दोस्तों, दो स्पीशीज लिखी थी, एक 8 ऑक्सीजन 16 थी और एक 8 ऑक्सीजन 17 थी। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो न्यूट्रॉन है दोस्तों 8 हैं, जबकि इसमें न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, 9। तो न्यूट्रॉनों की संख्याओं के कारण क्या किनका निर्माण हुआ है दोस्तों, समस्थानिकों का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसका क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग होने के कारण समस्थानिकों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से कितनी होती है? अभी बताया था दोस्तों, ट्राइटियम पीछे बात की 1H3, इसमें नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों, प्रोटॉन बराबर तो कितना है 1, और बाकी इन दोनों का अंतर 3 में से 1 गया तो 2, यानी न्यूट्रॉन कितने हैं 2। तो क्या पूछा है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, एक प्रोटॉन होगा जबकि न्यूट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, 2। तो एक प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन क्या है इसमें, इसका सही जवाब होगा ट्राइटियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? आप याद बताइए दोस्तों, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, मैं पूछ रहा हूँ परमाणु, नाभिक की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻14 मीटर और 10⁻15 मीटर। कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं, आधे इस पे जा रहे हैं दोस्तों और आधे इस पर विचार कर रहे हैं। तो इसमें आप क्लियर ध्यान रखोगे दोस्तों, परमाणु बड़ा होता है कि छोटा, या परमाणु बड़ा होगा कि नाभिक बड़ा होगा? तो परमाणु बड़ा होगा, और परमाणु बड़ा है तो उसका आकार भी बड़ा होगा। आप याद रखोगे परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर होती है, और इसी 10⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है एक एंगस्ट्रॉम, परमाणु का जो आकार माना गया है एक एंगस्ट्रॉम के समथिंग माना गया है, जबकि मीटर में एसआई पद्धति में देखें 10⁻10 मीटर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से कमेंट। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? जब कोई स्पीशीज ऋणावेशित होती है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या चेंजेस आते हैं, ये देखिए। एक एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए क्लोरीन सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है। ये क्लोरीन कितने नंबर पर आ रहा है, 17, और इसने क्या परमाणु में ऋणावेशित करना है। ये तो बिल्कुल उदासीन है, ये ऋणावेशित हो रहा है, यानी Cl से अपने को बनाना है Cl-। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तभी तो ये माइनस का बनेगा, 17 से क्या हो गए 18। दूसरी बात आप याद रखोगे, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मान लीजिए अपने प्रोटॉन जो हैं 17 प्रोटॉन, 17 और 18 इलेक्ट्रॉन, शायद पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों, अब कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें प्रोटॉन पहले वाले में भी 17 ही थे और प्रोटॉन अब भी कितने हैं 17। तो क्या हुआ दोस्तों, जब भी ऋणावेशित स्पीशीज बनी तो उसमें ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा ज़्यादा हो जाती है, किससे,
प्रोटोनों की संख्या से, नंबर ऑफ प्रोटोन से। तो आप क्या आंसर दोगे इसमें? तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होती है क्या परमाणु की संख्या? नहीं दोस्तों, परमाणु क्रमांक जितना होता है उतनी ही प्रोटोनों की संख्या होती है, ना अधिक होती है और ना कम। क्या हो रहा है दोस्तों? प्रोटोनों की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। चौथा ऑप्शन देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। जैसा कि अपन ने अभी देखा कि 17 प्रोटॉन थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो यानी प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सदैव कम पाई जाती है जब भी कोई ऋणावेशित स्पीशीज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। जब आप बहुत सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें पढ़े जाते हैं हुंड के नियम और पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में। और क्या हो रहा है दोस्तों, क्या बताया जाता है? पहले बात कर ले मैं पाउली अपवर्जन नियम की, आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देते रहे। पाउली अपवर्जन नियम क्या है? और हुंड के नियम की बात करूं तो हुंड ने तो क्या कहा था दोस्तों, और पाउली ने क्या कहा है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखें। हुंड साहब ने क्या कहा था? हुंड साहब ने कहा था कि जब भी अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो अपना जो सिस्टम होगा वो थोड़ा सा अलग चलेगा। और पाउली ने क्या कहा है उनकी बात कर लेता हूं। पाउली अपवर्जन नियम की बात करूं, इसने क्या कहा है पाउली ने कि जो चारों जो क्वांटम संख्याएं हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकती है, समान। यदि 3 क्वांटम संख्याएं समान हैं तो चौथी क्या हो जाएंगी, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग। यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं हो सकती है, ये कहा गया है पाउली साहब ने, और यही आपसे सीधा पूछा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट सेल होती है, सबसे बाहरी कक्षा जो होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आप सीधा याद रखोगे हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। और बाहर से जो पहले वाली अगर बात करें दोस्तों मैं थोड़ी सी इसकी विस्तार से, ये सबसे बाहरी है और ये उसके अंदर वाली है। तो देखो सबसे बाहरी जो कक्षा होगी उसमें मैक्सिमम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आएंगे, और उससे पहले वाली में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सबसे बाहरी में 8 और बाहरी से जो पहले वाली है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पाए जाते हैं। अपन से पूछा है बाह्यतम कक्षा में, और 8 इलेक्ट्रॉन होते हो जाता है उसका अष्टक पूर्ण, वो हो जाता है स्थायी। तो यानी बाहरी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी हो सकती है? 8। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आप सीधी बात करें इसमें कि ये कोई क्या है दोस्तों, ये परमाणु का इस प्रकार का आकार है, ये 3 कक्षाएं हैं। ये तो बाहरी कक्षा है, ये क्या है दोस्तों? उच्च कक्षा। और ये क्या है दोस्तों? ये है निम्न कक्षा। तो जब भी यहाँ से निम्न कक्षा में आएगा तो वहाँ पर क्या होगा? तो ध्यान रखोगे दोस्तों, जब भी ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा का हमेशा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जबकि अंदर निम्न से ऊपर उल्टा चले तो वहाँ क्या होगा? उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उच्च से निम्न में आएगा तब। पहला इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके लिए रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। ये क्या है दोस्तों? ये कौन सा नियम है? अभी बात की है दोस्तों, ये जो बात हुई है अपनी वो किससे संबंधित है दोस्तों? हुंड का बहुलता का नियम। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं दोस्तों? इस प्रकार भरे जाते हैं, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाए। कहने का मतलब ये मान लीजिए पी ब्लॉक का तत्व है। अब इसमें मान लो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो ऐसे कभी नहीं भरे जाएगा। पहले इसमें 2 भर दिए फिर इसमें 1 भर दिया, ये क्या है? तरीका गलत है। क्या कहते हैं यहाँ पर साहब? अपन ये कहते हैं तब तक नहीं भरे जाएंगे, क्या? इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे, जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। 3 इलेक्ट्रॉन थे, पहले इसमें भरो फिर इसमें भरो और फिर इसमें भरो। अब यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 5वां इसमें और छठा इसमें, इस प्रकार भरे जाते हैं। और ये नियम कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है अपना हुंड का बहुलता का नियम। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति व संवेग निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता, ये कौन किसका कथन है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये भी पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में भी इससे संबंधित बात हुई थी, और जिसने
पिछला वीडियो देखा है वो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दे देगा, और उसने अगर पढ़ा है, ध्यान से देखा है पिछली क्लासें, तो उसको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रही होंगी। और यदि समझ में आ रही है तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें। इलेक्ट्रॉन जैसे दूसरे की, दोबारा पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति और संवेग एक साथ नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था अनिश्चितताएं रहेंगी उनमें। ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर आना चाहिए दोस्तों। 19 अभी ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था पीछे के क्लास, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखा है परमाणु के नाभिक का आकार। तो ध्यान रखोगे दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी पूरे परमाणु के आकार, और परमाणु के अंदर छोटा सा नाभिक पाया जाता है। मैंने क्लास में इसके बारे में जरूर चर्चा की है, तो आप देखिए क्लास के अंदर, जिन्होंने नहीं देखा है वो आप अपना वो जो है मॉडल देखिए, बोर का परमाणु मॉडल, और जो अपने थॉमसन के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात हुई है, वहाँ पर इस चीज़ के बारे में अपने डिस्कस किया है। अब मैंने ये भी कहा था कि परमाणु बहुत बड़ा होता है, उसकी तुलना में नाभिक बहुत ही छोटा हो रहा है। देखिए इतना बड़ा परमाणु है, उसमें जो नाभिक है अपना वो बिल्कुल छोटा सा आ रहा है। ये क्या है? इसका नाभिक है। तो क्या है दोस्तों, इसमें आपसे बात की गई है परमाणु का आकार पूछे तो वो 10⁻10 मीटर, और छोटा कर दें नाभिक का तो 10⁻15 मीटर उसकी क्या मानी गई है? त्रिज्या मानी गई है। तो इसका ये तो किसकी थी दोस्तों? ये तो पिछले वाले का था 10⁻10 परमाणु का, जबकि 10⁻15 मीटर सही जवाब होगा नाभिक के बारे में। और इसे दोस्तों दूसरा नाम क्या दे देते हैं? फर्मी। इसे क्या नाम दिया था दोस्तों अपन ने? एंगस्ट्रॉम। दोनों क्वेश्चन याद रखें, इसमें कंफ्यूज आप इस प्रकार हो जाते हैं, कौन सा परमाणु का है कौन सा नाभिक का। जो छोटा है वो तो नाभिक है, और छोटा क्या होता है? 10⁻10 और -15 में छोटा कौन है दोस्तों? -15 छोटे हैं, और -10 क्या है? बड़े। तो ये 10⁻10 तो क्या है दोस्तों? परमाणु का आकार, और 10⁻15 क्या है? नाभिक का आकार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट। ये तो सभी से आना चाहिए, जितने वीडियोस जो अपने लाइव चल रहे हैं देख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों का सही जवाब आना चाहिए। ऑप्शन देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए। -1.6 × 10⁻−19 कूलम, 1.6 × -1.6 × 10⁻+19 कूलम, प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलम, प्लस 1.6 × 10⁻+19 कूलम। रेलवे ग्रुप डी पिछले वाले एग्जामों में पूछा हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न ध्यान रखोगे। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है दोस्तों? माइनस का। तो माइनस की बात करते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए दोस्तों? गलत हो गए। और जब अपन बात करते हैं आवेश की, तो आवेश की गली है -19 की घात, आप बिल्कुल क्लियर याद रखिए। यहाँ पर है प्लस, तो ये क्या हो गया? प्लस। ये दूसरा तरीका है दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने का, अदरवाइज आप सीधा याद रखें, याद होगा अपने को कि -1.6 × 10⁻−19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 1 नंबर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 द्रव्य तरंगे क्या है? और दोस्तों ये भी बात अपन वीडियोस में कर चुके हैं, और पिछले क्वेश्चन सेशन में भी मैंने बात की थी कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनके बारे में, द्रव्य तरंगों के बारे में बात की थी। उसके बाद में हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आया था। और द्रव्य तरंगे क्या है दोस्तों? किस प्रकार, किसने बताया था? डी ब्रोगली साहब ने। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों? ये ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण जो भी कर रहा है, तो वहाँ पर वो क्या बना रहा है? एक प्रकार की क्या उत्सर्जित तरंगे उत्सर्जित कर रहा है, उन्हें नाम देते हैं द्रव्य तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे नाम नहीं कहेंगे दोस्तों, अपन बात करेंगे कौन सी तरंगे नाम दी हैं। डी ब्रोगली साहब ने विद्युत चुंबकीय तरंगे अपवाद थी, पहले अपवाद स्वरूप मान लिया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा गया दोस्तों? कि ये द्रव्य तरंगे हैं, और द्रव्य तरंगों के बारे में ही इन्हें दूसरा नाम क्या नाम दिया जाता है? डी ब्रोगली तरंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में डी ब्रोगली ने बात की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट देखिए 22 क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक सही कथन है? कैथोड किरणों के बारे में देख रहा है। कैथोड किरणें ऋणावेशित कण है दोस्तों, बिल्कुल सही है। एनोड किरणें धनावेशित होती है, जबकि कैथोड किरणें क्या है? ऋणावेशित। अपने को छांटना है गलत, इस जल्दी से कमेंट करते रहे कौन सा गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कैथोड किरणें सभी गैसों में उत्पन्न की जा सकती हैं या होती हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। कैथोड किरणें सभी कणों में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल कण है दोस्तों, ये बात भी सही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं में पाई जाने वाली स्पीसीज है, जबकि हाइड्रोजन इसका अपवाद है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया
जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर चौथा, हाइड्रोजन आयु में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। अभी बात की दोस्तों, उनमें प्रोटॉन नहीं, किसकी एब्सेंस रहती है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है, जबकि प्रोटॉन तो उनमें होता ही होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत असत्य कथन कहा गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। 23 कथन ए दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, केवल परमाणु का पुनर्गठन होता है। और आप याद करें दोस्तों, जॉन डाल्टन और मॉडर्न केमिस्ट्री की थ्योरी जो वीडियोस में देखी बताई गई है, तुरंत जिसके नहीं समझ में आया वो वीडियोस पुनः देख लें एक बार, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। क्या ये बात सही है? क्या मैंने बताया है वहाँ पर परमाणु कैसा कण है दोस्तों? वहाँ लिखवाया है मैंने, अविनाशी कण है, ना नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरा क्या दे रखा है, किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये बात भी मैंने बताई है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परमाणु कहलाता है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, आप वीडियो देखें एक बार दोबारा खोल के। वहाँ पर मैंने डेफिनेशन कुछ यूँ लिखाई है परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में यूँ कहा है कि सबसे छोटा कण है और किस में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में। जबकि बात मॉलिक्यूल यानी अणु की करें ना, तो अणु के बारे में ये कहा गया है कि वह कण जो क्या रह सकता है दोस्तों, प्रकृति में अपने स्वतंत्र रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया यानी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। वो रिएक्शन में क्या नहीं लेता है दोस्तों, भाग नहीं लेता है। तो इसलिए आप दोनों ध्यान रखोगे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। क्या कहा गया है, पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही है। अब ऑप्शन में देखिए, ए आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। एक कोई सही व्याख्या आ रहा है। अब देखो, इनका और इनका ये दोनों अलग अलग अस्पष्ट बिल्कुल स्पष्ट कथन है। ये अपनी बात रख रहा है, ये अपनी बात रख रहा है, इनका तो कोई वो ही नहीं है संबंध। तो यानी ये बात बिल्कुल, यहाँ तक की बात तो बिल्कुल सही थी दोस्तों, यानी कहाँ तक कि यहाँ तक की बात बिल्कुल सही थी, आगे वाली बात इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट, ए आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक की सही व्याख्या आर नहीं है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ये व्याख्या नहीं कर रही है, बिल्कुल दोनों अलग अलग स्वतंत्र कथन हैं। तो इसलिए आप याद रखोगे, ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जो आंसर होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 चॉइस, प्रोजिट्रॉन की खोज किसने की? फैक्ट है दोस्तों, एंडरसन साहब जो थे 1932 में, चैडविक ने तो की थी न्यूट्रॉन की, जबकि 1932 में ही जो एंडरसन साहब थे उन्होंने प्रोजिट्रॉन की खोज की थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन भी अपने क्वेश्चन सेशन में डाला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए 25वां, बोरबरी परिकल्पना के अनुसार किसी तत्व के लिए अधिकतम कक्षकों की संख्या किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? तो बोरबरी परिकल्पना में 2 फॉर्मूले आए थे दोस्तों। एक फॉर्मूला आप जल्दी से कमेंट करते रहें, यदि आपके समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। n² और 2n², ये 2 फॉर्मूले आए थे और ये कहा गया था कक्षकों के आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये 2n² तो किसका फॉर्मूला है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। और n² किसका फॉर्मूला है, यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूज के अंदर गलत हो जाता है। बोरबरी परिकल्पना के अनुसार ये तो किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये तो किसका फॉर्मूला है, ये कक्षक का है, जबकि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का है। और अपने से पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा गया है अधिकतम कक्षकों की संख्या, तो क्या फॉर्मूला होगा, n², यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए अपन इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और अगली क्लास में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं ऑनलाइन क्लासों में, जैसे बायोलॉजी के अंतःस्रावी तंत्र वगैरह पढ़े हैं, वहाँ से वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक आप बिल्कुल क्वेश्चन सेशन के साथ हमेशा विनायक के साथ टीम के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए हमेशा प्रयास कर रही है विनायक टीम, आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देगी। और जैसे कि आप उनके सुनने में आ रही है कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगी, तो इसके लिए आप तैयारी करते रहें और सभी सब्जेक्ट को पूरा टाइम देते रहें और सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए विनायक पड़साना के साथ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।